मूवी की शुरुआत में हमें एक नाइट पार्टी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर काफी सारे लोग थे और वो बहुत एंजॉय करते हैं। कुछ गाना गा रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं और कुछ लोग गेम्स खेल रहे थे। तभी वहाँ पर उन्हें एक अजीब सी बड़ी चीज मिलती है। उसे देखकर वो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उस चीज को डैमेज भी कर देते हैं। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है। अब ऐसे ही रात गुजर जाती है और ये सब पार्टी के बाद अपनी अपनी गाड़ियों में ही थक कर सो जाते हैं। और जब सुबह होती है तो ये एक एक करके सब जागने लगते हैं। उनमें से एक लड़की का नाम मार्शा होता है जो कि टेबल पर सो रही थी। जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसे वॉमिटिंग होने लगती है। बाकी सबको लगता है कि रात को ड्रिंक करने की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। तभी काइली को सैंड के ऊपर एक बर्ड दिखाई देती है और जैसे ही वो बर्ड सैंड के ऊपर बैठती है वो सैंड अपने अंदर खींचने लगती है, जैसे वो बर्ड किसी बहुत ही गहरे दलदल में जा रही थी। काइली ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपनी दोस्त मार्शा से कहती है कि तुम सैंड पर पैर मत रखना, वहाँ पर खतरा है। इससे पहले कि मार्शा उसकी बात सुनती वो सैंड पर पाँव रख चुकी थी और उसका पैर भी सैंड के अंदर धंसने लगता है। वो बहुत कोशिश करती है कि वो अपना पैर बाहर निकाल सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। अब वो अपने हाथों को यूज करते हुए अपने पैर को बाहर खींचती है, लेकिन इसी वजह से उसके हाथ भी सैंड में फंस जाते हैं। वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसके दोस्त भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। तो अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब मार्शा की हालत देखकर उसका दोस्त विंस गाड़ी से मदद के लिए बाहर आता है। उसे सब लोग मना करते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और जैसे ही वो सैंड के ऊपर जाता है वो सैंड पर गिर जाता है। क्योंकि वो मुंह के बल गिरा था तो वो सैंड के साथ ही स्टिक हो जाता है। यहाँ वो बहुत कोशिश करता है कि खुद को वो उठा ले, लेकिन उसकी स्किन का जो भी पार्ट सैंड पर था वो उससे चिपकता जा रहा था। इसी वजह से उसकी बॉडी को सैंड ने काफी जख्मी कर दिया था। उसके बाकी के दोस्त अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं ताकि वो किसी तरह से उसे बचा सके, लेकिन उनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। तभी मिच वेंस की तरफ एक रस्सी फेंकता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि वेंस उस रस्सी को पकड़ पाता, इससे पहले ही कुछ ही मिनटों में उसकी पूरी बॉडी सैंड में धंस जाती है। सभी लोग वेंस को इस तरह से रेत में जाते हुए देखने के सिवा कर भी कह सकते थे। अब वो सब काफी डर जाते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि कैसे भी हो जितनी जल्दी हो सके वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अब जोना नाम का लड़का जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था वो दोबारा से कोशिश करता है कि वो गाड़ी को स्टार्ट कर सके, लेकिन गाड़ी तो स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। तभी हम वहाँ पर एक गिलबर्ट नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक ड्रम में फंसा हुआ था। अब वो अपने आप को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सारे दोस्त उसे समझाते हैं कि तुम थोड़ा सा भी मूव मत करना, क्योंकि अगर तुम थोड़ा सा भी हिले और गिर गए तो ये सैंड तुम्हें अपने अंदर ले लेगी। गिलबर्ट उन्हें कहता है कि तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्योंकि उसने अपनी आंखों से ये सब नहीं देखा होता। उसका फेस दूसरी तरफ था। अब उस ड्रम में फंसे होने के कारण गिलबर्ट को बहुत दर्द हो रहा होता है। तो मिच उसे कहता है कि तुम मूव मत करो, 2 घंटे में ही कोई हमारी हेल्प के लिए यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हमने कॉल कर दी है। तो अगर हम शांति से काम लेंगे तो वो जल्दी हमें बचा लेंगे। मिच की बात सुनकर गिलबर्ट मान जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। यहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं आने वाली थी। ये सब यहाँ पर फंस चुके थे। अब काइली पैनिक होकर पूछती है कि कल ही रात को तो हमने इस बीच पर पार्टी की थी, तब तो ये सैंड ठीक थी और यहाँ पर बाकी लोग कहाँ गए। और तभी सारे लोग इमेजिन कर लेते हैं कि वो सारे लोग भी इस रेत में जा चुके हैं और ये लोग रेत में इसलिए नहीं गए क्योंकि इनकी स्किन ने डायरेक्ट रेत को टच नहीं किया। ये लोग अपनी अपनी कार में थे या तो किसी ऐसी जगह पर जहाँ इनसे रेत टच नहीं हो सकी। अब उन सब की नजर उस चीज पर पड़ती है जो उन्हें रात में मिली थी और उन लोगों ने ही उस चीज को डैमेज किया था। रात के अंधेरे में वो लोग उस चीज को पहचान नहीं पाए थे, लेकिन वो बड़ी सी चीज एक बड़ा अंडा था और इन लोगों ने उसे डैमेज करके बहुत बड़ी गलती की थी। अब उस अंडे के 2 टुकड़े हो चुके थे, यानी उसमें जो भी कोई चीज थी वो अब बाहर आ गई थी। और ये भी हो सकता है कि जो क्रीचर उस अंडे के अंदर से निकली हो वो इस सैंड में ही रहती हो और वही इन सबको सैंड के अंदर खींच रही है। अब काइली सैंड में एक चॉकलेट बार फेंकती है और वो सैंड उसे भी अपने अंदर ले लेती है और यहाँ इन्हें पता चल जाता है कि वो क्रीचर इस सैंड के अंदर ही है। अब जूना उनसे कहता है कि इस तरह से तो हम यहीं बैठे रहेंगे, हमें आगे खुद ही बढ़ना होगा। और वो एक स्केटबोर्ड उठाता है और उसे गाड़ी के पास से रखकर उस पर से जाने की कोशिश करता है और वो सक्सेसफुली उस पर चलने लगता है। और जैसे ही वो टेबल के पास पहुंचता है उसका एक पैर स्लिप हो जाता है और वो स्लिप होकर सैंड के बहुत करीब आ जाता है। अब उसकी बॉडी की हीट की वजह से सैंड में से कुछ चीज बाहर आती है और उसके पेट के साथ टच होने लगती है। जोना यहाँ पर बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता और वो तुरंत से टेबल पर चढ़ जाता है जहाँ पर बैग रखा था और उसमें खाने का कुछ सामान था। अब वो उस बैग में से निकाल कर एक केला खाने लगता है, लेकिन तभी उसे भी वॉमिटिंग होने लगती है और जब उसकी नजर अपने पेट पर पड़ती है तो वहाँ उसे बहुत सारे जख्म मिलते हैं जो कि उसी चीज ने किए थे जो कि सैंड में से निकली थी। उसके बाकी दोस्त ये सब देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन जोना उनसे कहता है कि मैं ठीक हूँ और वो सब अपनी सेफ्टी के बारे में सोचें। और साथ ही वो उनकी तरफ खाने पीने की चीजें फेंकने लगता है, लेकिन साथ ही जोना को अपने पेट में दर्द भी होने लगता है और इसके जख्म से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है और जोना वहीं पर लेट जाता है। अब अचानक रॉनी को याद आता है कि उन सबके सेल फोन्स तो गाड़ी की डिग्गी के अंदर हैं और हमें कुछ भी करके उन तक पहुंचना होगा ताकि हम फोन करके किसी से मदद मंगवा
मंगवा सके, लेकिन कोई भी ये रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि यहाँ पर बैठे बैठे गाड़ी की डिग्गी तो खुल नहीं सकती थी। लेकिन रोनी कहती है कि ये काम मैं करूंगी और वो जाकर गाड़ी की डिग्गी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुल पाती। अभी वो दूसरी तरफ जाती है। अब चैंडा उसे एक टॉवल पकड़ाती है ताकि रोनी सैंड में न गिर जाए, लेकिन अभी भी रोनी गाड़ी की डिग्गी ठीक तरह से खोल नहीं पा रही थी। अभी कायली उसे एक रॉड पकड़ाते हुए कहती है कि तुम इसे ट्राई करो, क्या पता ये खुल जाए। और फाइनली रोनी उस डिग्गी को खोलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी दूर से उन्हें कोई आता हुआ दिखाई देता है और वो वहाँ का सुपरवाइजर होता है। वो सब उसी की तरफ देखने लगते हैं। अब इसी ध्यान में रोनी जो कि डिग्गी खोल चुकी थी, उसकी उंगलियां उस डिग्गी में फंस जाती हैं और डिग्गी अब दोबारा से बंद हो जाती है। अब दूसरी तरफ वो सब लोग उस सुपरवाइजर को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे कहता है न्यू जनरेशन बिना ड्रग्स लेकर कैसे कैसे काम करती है। वो सब उसे बताते हैं कि हम सब मुश्किल में हैं और वो सुपरवाइजर अपनी गाड़ी उनके पास लेकर आता है। अब जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरने लगता है, वो सब शोर मचाकर उसे मना करते हैं कि सैंड पर पाँव मत रखिएगा। लेकिन जब वो आदमी बाहर आता है तो ये देखकर सब के सब हैरान रह जाते हैं कि सैंड ने तो उसे कुछ भी नहीं किया होता। सबसे पहले तो वो जोना के पास जाता है और उसका पेड़ देखकर काफी हैरान होता है। इसके बाद वो गिलबर्ट के पास जाकर उसे ड्रम से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वेट काफी ज्यादा था, इसलिए वो अकेला ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन वो उनसे कहता है कि मैं कुछ ही देर में अपनी टीम को बुला लेता हूँ जो तुम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर लेगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। अब रोनी उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है कि मेरी उंगलियां गाड़ी की डिग्गी में फंसी हुई हैं। वो सुपरवाइजर उसके पास जाता है, लेकिन उसकी कोई हेल्प नहीं करता। अब कायली जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तो वो उसके पास जाकर कहता है कि तुम मुझसे इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो। तो वो उससे कहती है कि आपको नजर नहीं आ रहा, हम सब मुश्किल में हैं और हम लोग सैंड पर पैर नहीं रख सकते हैं और पहले ही हमारे 2 दोस्तों को इस सैंड ने निगल लिया है। वो सुपरवाइजर उनसे कहता है कि मुझसे ऐसे मजाक मत करो, अगर ऐसी ही बात है तो मैं कैसे सैंड पर खड़ा हूँ। और वो उन लोगों को नीचे बुलाने लगता है, लेकिन वो दोनों नीचे नहीं आते क्योंकि वो जानते थे कि नीचे आने से उनकी जान जा सकती है। अब सुपरवाइजर अपनी गन निकाल लेता है, तभी उसकी कीज सैंड पर गिर जाती हैं। सभी उसे मना करने लगते हैं कि अपना हाथ सैंड पर मत रखिएगा, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और जब उसका हाथ की उठाने के लिए सैंड पर टच होता है तो सैंड उसके हाथ को भी अपने साथ स्टिक कर लेती है। उस सुपरवाइजर के पास पेपर स्प्रे होता है, वो सैंड पर स्प्रे करने लगता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं होता। वो क्रीचर अपने साथ उसका आधा हाथ ले जा चुका होता है, जिससे बहुत खून आता है और वो चिल्लाने लगता है। तब कायली थोड़ी हिम्मत करके दूर से ही वो पेपर स्प्रे उठा लेती है कि शायद उस क्रीचर को हराने के लिए ये पेपर स्प्रे हमारी कुछ मदद कर सके। अब दूसरी तरफ सुपरवाइजर रेत में पूरी तरह से गिर जाता है और देखते ही देखते रेत उसे अपने अंदर ले लेती है। अब थोड़ी देर बाद उन लोगों को समझ आ जाता है कि सुपरवाइजर को इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसके जूते मजबूत थे, यानी वो फाइबर्स के थे। अब मिच उन्हें बताता है कि उसकी तरफ टॉवल फेंको ताकि वो सभी लोग अपने पैरों पर टॉवल बांधकर वहाँ से निकल सके। जिसके बाद मिच टॉवल को कैच करने के चक्कर में नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही सैंड में से बहुत सारी रूट्स जैसी चीजें बाहर आने लगती हैं, जो कि वाकई में उस क्रीचर के टेंटिकल्स थे और वो उसकी पूरी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं और वो उसका खून पीने लगते हैं। और देखते ही देखते उसके साथ भी वैसा ही होता है जैसे बाकी दोस्तों के साथ हुआ था और कुछ ही देर में वो सैंड के अंदर पूरी तरह से गुम हो जाता है। अब ये इंसिडेंट उन लोगों के लिए बहुत बुरा गुजरता है। अब जोना की दोस्त थोड़ी हिम्मत करती है और वहाँ से साइड में से लकड़ियाँ निकालकर कैबिन से जंप करते हुए गाड़ी पे कूद जाती है। अब जैसे ही वो गाड़ी में आती है तो वो चैंडा को एक थप्पड़ लगाती है क्योंकि ये सब उसी का प्लान था। जिसके बाद कायली और कैंडा मिलकर रोनी के हाथों से गाड़ी की डिग्गी से निकालने की कोशिश करती हैं और वो कामयाब भी हो जाती हैं। अब दूसरी तरफ हमें गिलबर्ट दिखाया जाता है जो कि ड्रम में काफी देर से फंसा हुआ था, जिस वजह से उसकी बॉडी इंजर्ड हो गई थी और उसमें से खून भी आने लगता है। और जब वो खून बहकर नीचे सैंड में गिरने लगता है तो सैंड में से वही टेंटिकल्स निकलने लगते हैं और उन्हें अब पता चल चुका था कि यहाँ पर कोई इंसान है। अब इसके बाद वो तीनों लड़कियाँ उन लकड़ियों के फट्टों को जोड़ते हुए कार से टेबल तक का एक रास्ता बना लेती हैं। सबसे पहले कैंडा उस लकड़ी के फट्टे पे चलते हुए जोना तक जाती है। रोनी कायली से कहती है कि पहले तुम जाओ क्योंकि मेरा हाथ इंजर्ड है और उसमें से खून बह रहा है और अगर ये सैंड पर गिर गया तो वो क्रीचर हम पर अटैक कर सकता है। अब कायली भी जोना तक पहुंच जाती है। अब सबसे एंड में रोनी उस फट्टों पर से चलकर आती है, लेकिन सबसे एंड में पहुंचकर उसके हाथों से खून बहने लगता है तो वो क्रीचर थोड़ी सी बाहर आती है, जिसे देखकर रोनी डर जाती है और उसका बैलेंस खराब हो जाता है। तब वो बेचारी भी उस सैंड में गिर जाती है और सैंड उसे पूरी तरह से अपने अंदर ले लेती है। अब गिलबर्ट जो कि ड्रम में फंसा हुआ था उसका काफी खून बह गया था, जिस वजह से वो टेंटिकल्स उसके खून की तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं और वो ड्रम पर चढ़ने लगती हैं। अब कैंडा अपने पैरों पर बहुत सारी टॉवल बांधकर सैंड पर चलने लगती है और उसे कुछ भी नहीं होता और वो ऐसे ही सुपरवाइजर की गाड़ी तक पहुंच जाती है, जिसे देखकर कायली बहुत खुश होती है। अब ये देखकर गिलबर्ट भी बहुत खुश होता है और एंजॉय करने लगता है कि हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। लेकिन तभी वो टेंटिकल्स उस ड्रम को नीचे से खाली कर चुके थे और अब वो
टेंटिकल्स बड़े होकर उसकी पूरी बॉडी के इर्द गिर्द स्टिक हो जाते हैं और उसे अपने अंदर खींच लेते हैं, जिससे वो भी मारा जाता है। वो क्रीचर अब काफी बड़ा हो चुका था क्योंकि उसने इतने सारे लोगों को खा लिया था और उसके टेंटिकल्स भी अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। जिसके बाद वो सुपरवाइजर की गाड़ी के पास आकर उसे हिलाने लगते हैं, जिसकी वजह से चेंडा उस गाड़ी के ऊपर बेहोश होकर गिर जाती है। कायली वहाँ पर अकेली बची थी क्योंकि बाकी सबकी हालत तो खराब थी क्योंकि जोना इंजर्ड था और चेंडा बेहोश हो गई थी। अब ऐसे ही रात हो जाती है और रात को चेंडा को होश आ जाता है। के बाद वो वहाँ पर एयरबोर्ड पे जाती है और वो लोग जोना को लेते हुए वहाँ से कार के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही कायली कार के अंदर जाने लगती है वो टेंटिकल्स बाहर आकर उस गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। अब सरप्राइजिंग बात ये थी कि उस क्रीचर के टेंटिकल्स अब ग्लो कर रहे थे, लेकिन कायली हिम्मत नहीं हारती और वो गाड़ी के ऊपर आ जाती है और तभी वो देखती है कि उस कार में गैसोलीन का कैन बंधा हुआ है। तो वो क्रीचर आके उस कैन को पकड़ लेता है। कायली टाइम वेस्ट ना करते हुए दूसरा गैसोलीन का कैन उठाती है और उसे गाड़ी के चारों तरफ डालने लगती है। उसमें से थोड़ा गैसोलीन क्रीचर के ऊपर भी गिर जाता है, जिसके बाद कायली उसमें आग लगा देती है, जिस वजह से उस क्रीचर के टेंटिकल्स को भी आग लग जाती है और वो तड़पने लगता है। इसे देखकर कायली फौरन गाड़ी के अंदर जाती है और दरवाजा बंद करने लगती है। तभी वो क्रीचर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खोल पाता क्योंकि शायद जलने की वजह से उस मॉन्स्टर की ताकत खत्म होने लगती है और थोड़ी ही देर में वो खुद ही रेत के अंदर समा जाता है। अब रात काफी हो गई थी और ये तीनों बहुत ज्यादा थक चुके थे, इसलिए ये लोग गाड़ी में ही सो जाते हैं। अब सुबह इनको कोई उठाने आता है और ये एक पुलिस ऑफिसर था। अब कायली जैसे ही बाहर निकलकर सैंड पर पैर रखती है उसके पैर सैंड से स्टिक नहीं होते और इसके साथ ही चैनेडा भी बाहर आ जाती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो क्रीचर कल रात जलने की वजह से मर चुका था, इसलिए अब सैंड में कोई भी हलचल नहीं थी। उन जख्मों की वजह से जोना की अब मौत हो गई थी, जो कि बहुत ही सैड मोमेंट होता है। लेकिन मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो क्रीचर अभी मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और समुंदर में कहीं है और अब वो समुंदर में रह के ही लोगों का शिकार करेगा। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।